आज की इस लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एंड वी विल आल्सो सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी बिल्कुल सुपर इजी वे में। मशीन लर्निंग का टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेट्स सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डायग्राम। तो मशीन लर्निंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। अब सुपरवाइज्ड की फर्दर दो कैटेगरीज रहती हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन के अंदर ये एल्गोरिथम्स आती हैं, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिज एंड लेसो, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर ये वाली एल्गोज आती हैं, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट एंड केएनएन। क्लस्टरिंग के अंदर ग्रुपिंग, जो कि अनसुपरवाइज्ड का पार्ट है, इसके अंदर ये एल्गोज आती हैं, के मीन्स, हिरारिकल एंड डीबी स्कैन। रीइंफोर्समेंट, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग आता है और इसके अंदर एल्गो आती है क्यू लर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन टॉपिक से। रिग्रेशन जो कि होल्ड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि क्लासिफिकेशन होल्ड करता है कैटेगरिकल वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन से, क्या कुछ होती है ये रिग्रेशन। लेट्स सी। इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मेथड फॉर मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन क्या करता है, हमारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो है मॉडल करता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच जो है रिलेशनशिप को मॉडल करता है रिग्रेशन एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या है, सपोज हमारे वेरिएबल्स हैं एज, सैलरी। जैसे एज एक डेटा है, सैलरी एक डेटा है, तो एज इज द एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, उस एम्प्लॉय का कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, सपोज उसका 15 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी है 15,000। ठीक है, 20 ईयर का है तो उसकी सैलरी है 20,000। ठीक है, 20,000। और इसी तरीके से अगर 30 ईयर का है तो उसकी सैलरी है 30,000। यानी उसका सैलरी जो है डिपेंड कर रही है एज के ऊपर। ठीक है, तो हेयर सैलरी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड एज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को टारगेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, मॉडल करता है रिग्रेशन हमारा। ठीक है, तो डेटा इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। इसके अंदर जो डेटा रहता है वो कॉन्टिन्यूस होता है नेचर में। लाइक इतना है तो ये डेटा, इतना है तो ये डेटा, इतना है तो ये डेटा। ठीक है, एंड डील विद न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करता है, जबकि क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैटेगरिकल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले क्लासिफिकेशन, तो कैटेगरिकल होता है, कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यस, नो, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, या फिर पास, फेल। इस तरीके से दो वैल्यूज भी हो सकती हैं, मोर देन टू वैल्यूज भी हो सकती हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन का एग्जाम्पल लें, प्रेडिक्टिंग सैलरी बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे किसी की सैलरी को प्रेडिक्ट करना, या फिर प्रेडिक्टिंग एग्जाम स्कोर बेस्ड ऑन स्टडी हार्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर एक स्टूडेंट है, सेमेस्टर 1 के अंदर वो हार्स दे रहा है पढ़ाई करने के लिए 5 हार्स, तो उसके रैंक आती है सपोज 10। सेमेस्टर 2 के अंदर अगर वो उसने हार्स बढ़ा दिए, सपोज 10 कर दिए, ठीक है, तो अब उसकी रैंक आती है 5। सेमेस्टर 3 के अंदर उसके हार्स और बढ़ गए, लाइक 15 हो गए, अब उसकी जो रैंक आती है दैट इज 3। ठीक है, तो इट मीन्स क्या, अब सेमेस्टर 4 के अंदर हम मशीन के को यहाँ पे क्या देते हैं इन वेरिएबल्स से, सेमेस्टर 4 के अंदर अगर वो जो है हार्स 20 की पढ़ाई कर रहा है, अब उसके कितने जो है मार्क्स रहेंगे, ये जो है एनालाइज करती है हमारी मशीन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है। कॉन्टिन्यूस, अगर उसका ये है तो उसकी ये वैल्यू जा रही है, ये है तो ये वैल्यू, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस नेचर का डेटा आ रहा है। जबकि अगर ये है रिग्रेशन में, लेकिन अगर ये क्लासिफिकेशन होता तो
क्लासिफिकेशन में जो वैल्यूज जाती वो कैटेगरी टाइप की होती। मतलब अगर वो हार्स 5 की स्टडी कर रहा है तो उसका जो रिजल्ट है सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, नो। अगर उसको 5 हार्स की अगर वो स्टडी कर रहा है, सपोज यहाँ पे सपोज हम कर देते हैं यस। अगर वो 10 हार्स की पढ़ाई कर रहा है तो उसका जो है सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, 5 आवर्स की अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो भी उसका रिजल्ट जो है पास में आता है, यस हो रखा है। ठीक है, अदरवाइज जो है उसका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे यस नो ये जो वैल्यूज रहती हैं, जैसे अगर वो 10 आवर्स की स्टडी में वो पास हो रहा है, यहाँ भी वो पास है, यहाँ वो फेल है। ठीक है, तो पास फेल यस नो इस तरीके की कैटेगराइजेशन जब होती है तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन की। ठीक है, तो प्रेडिक्टिंग एग्जाम स्कोर बेस्ड ऑन स्टडी हार्स के बेस पे जब आप जो है एनालाइज कर रहे हो, दिस इज हार्स के बेस पे जब एनालाइज हो रहा है वैल्यूज, दैट इज वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल जो रिजल्ट वेरिएबल आ रहा है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस वन इज जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को टारगेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेडिक्टिंग रीसेल प्राइस बेस्ड ऑन व्हीकल एज। जैसे व्हीकल की एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे व्हीकल की एज, जैसे व्हीकल जितना ज़्यादा चलाया गया है, जैसे उसकी 15 एज है, उसको 15 ईयर तक चलाया गया है, तो उसकी रीसेल प्राइस जो है, जितना ज़्यादा एज इसकी बढ़ती जाएगी उतना उसका रीसेल प्राइस जो है वो कम होता जाएगा। अब वो 1000 की बिक रही है, अगर उसकी एज होती 10 तो जो है उसका प्राइस होता 1500। ठीक है, अगर वो एज है अगर उसकी 5, मतलब उसको अगर 5 ईयर तक चलाया गया है उस व्हीकल को, तो उसकी जो रीसेल प्राइस है दैट इज 2000। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एज के साथ रीसेल प्राइस जो है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है रीसेल प्राइस घट रही है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दिस इज नेगेटिव रिग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो वैल्यूज देखी थी बढ़ती हुई, दीज आर पॉजिटिव रिग्रेशन। ठीक है, चलते हैं अब आगे। इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन। आउटलायर्स में क्या होता है, आउटलायर्स इज मीन वैल्यू, लाइक मीन वैल्यू। जैसे अगर हमने मीन वैल्यू दी, मीन निकाल रहे हैं 1 + 3 + 4 + 50। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे ये जो 50 है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड मीन है। ये हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को रॉन्ग डायरेक्शन पर लेकर जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन पर लेकर जा रहा है। तो आउटलायर्स क्या होते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को रॉन्ग डायरेक्शन पर ले जाए। तो ये आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे एल्गो के अंदर ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं, या तो टू स्मॉल हो जाते हैं ये, या टू लार्ज हो जाते हैं। हमारी वैल्यू को, एक्सपेक्टेड वैल्यू को या तो टू स्मॉल में या टू लार्ज होने की वजह से ये जो है गलत ले जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन पे ले जाते हैं, दैट इज आउटलायर। नेक्स्ट इज मल्टी कोलिनियरिटी। यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन, that is non-linear relationship between the independent variable, non-linear relationship between the independent variable। for example कैसे, जैसे independent variable 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3, इनके बीच में रिलेशनशिप होना। अगर एक को कुछ हो जाता है तो इसका इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ रहा है, इसका इफेक्ट तीसरे पर भी पड़ रहा है। तो ये होता है मल्टी कोलिनियरिटी, और ये नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेल निकालनी है, तो सेल के ऊपर जितने भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, सेल हम जिस भी फैक्टर से निकाल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए किस फैक्टर पे सेल हमारी ज़्यादा डिपेंड कर रही है। जैसे इस फैक्टर पर, तो इसको रैंक 1 में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ये होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सेल किस फैक्टर पर ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन मल्टी कोलिनियरिटी अगर है तो ये हमें पता नहीं चल पाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हमारा है ना हार्स, एक स्टूडेंट हार्स दे रहा है पढ़ने के, ठीक है, उसके अलावा उसकी अटेंडेंस भी है
और उसका असाइनमेंट भी है। इन तीनों के ऊपर हमारा जो है डिपेंड कर रही है, दैट इज उसके मार्क्स। तो अगर हमें पता है कि मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं हार्स के ऊपर, ठीक है, अगर वो 10 घंटे पढ़ाई करता है, अटेंडेंस बेशक उसकी 5 में है और असाइनमेंट भी उसकी कम है, यानी ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हार्स पढ़ाई कर रहा है तो भी उसके मार्क्स जो हैं अच्छे जाएंगे, क्योंकि रैंक 1 उसका अच्छा है। तो ये अगर हमें पता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3, ठीक है। तो अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किस किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है रैंक 1 में है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स मल्टी कोलिनियरिटी में ये हमें नहीं पता चलता, तो ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ये क्या है, जैसे सपोज हमारा ग्राफ है ये, ठीक है, और इसमें ये है x, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जैसे जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, और जैसे यहाँ पे एज, सैलरी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y से, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे हार्स दिखाए जा रहे हैं कि बच्चा कितने हार्स स्टडी कर रहा है, और यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं स्कोर, ठीक है। अब जो है जैसे ये वाली लाइन, इनकी प्रेडिक्टिंग लाइन हमारे एल्गोरिथम ने बनाकर हमें दी, ठीक है, हमने जो भी एल्गोरिथम जो भी मॉडल यूज किया, उसने प्रेडिक्टिंग लाइन हमें दी ये वाली, ठीक है। अगर तो कोई भी एक्चुअल में जो भी पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन को मीट नहीं कर रहा, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं वो सभी इस लाइन से दूर हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर फिटिंग। इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर फिट, यानी कोई भी पॉइंट इस पे फिट नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो होती है ट्रेनिंग डाटा, एक होता है टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो है ना तो टेस्टिंग अच्छी जा रही है और ना ही ट्रेनिंग डेटा पे ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या, हमारी एल्गो। तो उस सिचुएशन को कहते हैं अंडर फिटिंग। एक होता है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में क्या होता है, सपोज ये है और हमारा ग्राफ बन रहा है इस तरीके से पोलिनोमियल फॉर्म में, और ये जो रिग्रेशन लाइन है, ये हर एक एक्चुअल पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। एक आधा पॉइंट रह सकता है, लेकिन हर एक एक्चुअल पॉइंट को ये कवर अप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यानी ये बहुत अच्छे से जो है रिजल्ट शो कर रही है। तो इसका ट्रेनिंग डाटा, ये वाली जो एल्गो है, इसका ट्रेनिंग डाटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेस्टिंग डाटा हो सकता है थोड़ा सा कम परफॉर्म करे, लेकिन ट्रेनिंग डाटा बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है इस पर, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर फिटिंग, जहाँ पे हमारे हर एक एक्चुअल पॉइंट जो है उनको ये रिग्रेशन लाइन कवर अप करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। पॉजिटिव रिग्रेशन एंड नेगेटिव रिग्रेशन, ये क्या होता है, अगर तो जैसे ये है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हार्स, सपोज ये है हार्स और ये है स्कोर, अगर तो हार्स बढ़ रहे हैं, बच्चा स्टडी ज़्यादा हार्स कर रहा है, तो उसके स्कोर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक्स के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिग्रेशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिग्रेशन, ठीक है। एंड नेगेटिव रिग्रेशन इज दिस वन। अगर सपोज व्हीकल की एज, जो व्हीकल है उसकी एज, ठीक है, वो जितनी ज़्यादा बढ़ रही है व्हीकल की एज, उतनी ही उसकी रीसेल वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन बनेगी लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक है। एज अगर बढ़ रही है तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो रही है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो दिस इज नेगेटिव रिग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन। अब आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में वो पॉइंट्स भी रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो ज़रूर से लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं कि ये लेक्चर्स आपको क्या लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।